नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 24x7 पर। दोस्तों, हम लोग ने अभी तक ट्रायंगल के 4 सेंटर पढ़ लिया। चारों सेंटर के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी। हिंदी में बोलते हैं सर्वांग समता। तो आज से अपना क्लास कॉन्ग्रुएंसी का स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, आज जब मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाऊंगा, सर्वांग समता पढ़ाऊंगा, इसके बाद आप हमारी पुरानी वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। तो ऐसा कोई पॉइंट जो आपके ना क्लियर हुआ हो वो सर्वांग समता के बाद 100% क्लियर हो जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के क्लास को। अब दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं सर्वांग समता की। इंग्लिश में इसको कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। ठीक है, सर्वांग समता या कॉन्ग्रुएंसी। अगर हम इस शब्द को थोड़ा सा तोड़ें, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम इस शब्द को थोड़ा सा तोड़ें तो ये हो गया सर्व प्लस अंग प्लस समता। देखिए, हिंदी में मत जाइएगा, मैं इसको समझाने के लिए इसका थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूं जिससे ये चीज आपको समझ में आए। ठीक है, सर्व प्लस अंग प्लस समता। अब सर्व का मतलब क्या होता है? सभी। ठीक है, अंग मतलब पार्ट, जो भी उसके पार्ट हो। समता मतलब समान। मतलब किन्हीं दो त्रिभुज के, क्या कहेंगे हम, किन्हीं दो त्रिभुज। हमें कैसे त्रिभुज चाहिए? दो त्रिभुज। किन्हीं दो त्रिभुज के अगर सभी अंग समान हैं, किन्हीं दो त्रिभुज के सभी अंग समान हैं तो त्रिभुज क्या होगा? दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। अगर हम सर्वांग सम शब्द को तोड़ें तो इसका मतलब होता है सर्व प्लस अंग प्लस समता। और सर्व मतलब सभी, अंग मतलब पार्ट और समता मतलब समान। अगर किन्हीं दो त्रिभुज के सभी अंग आपस में समान हो जाए तो त्रिभुज क्या होगा मेरे भाई? सर्वांग सम होगा। समझ आई बात ये? अब आगे की बात को समझते हैं मेरे भाई। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले दो त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज हमने ये बनाया दोस्तों, और दूसरा त्रिभुज हमने ये बना लिया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम नाम रख देते हैं इसका, कुछ नाम रख दिया ए बी सी डी ई और एफ। तो दो त्रिभुज होगा, त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2। तो अब हमने क्या कहा था? सभी अंग। तो त्रिभुज में क्या क्या अंग होते हैं? तो 3 भुजा होती हैं, 3 साइड होती हैं, यस और नो मेरे भाई, और 3 एंगल होते हैं। बात समझ में आया? तो टोटल 6 क्या हो गई? हमारी बीमा हो गई। टोटल 6 हमारे बीमा होती हैं। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ रहा है बात? टोटल 6 बीमा होती हैं। अगर किसी त्रिभुज की ये 6 की 6 बीमा, किसी त्रिभुज की ये 6 की 6 बीमा बराबर हो जाएं, इसकी ये 6 बीमाएं इस वाले त्रिभुज के संग बराबर हो जाएं, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सर्वांग सम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या कहा? 3 साइड और तीनों एंगल अगर बराबर हो जाएं तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाई, मैं कहूं एंगल ए किसके बराबर हो जाए? एंगल डी के।
ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाए भाई, ठीक है। इसके बाद में एंगल बी बराबर हो जाए एंगल ई के, एंगल बी बराबर हो जाए एंगल ई के। इसी तरीके से एंगल सी बराबर हो जाए एंगल एफ के। तो ये तो 3 बीमा हुई, मतलब एंगल होगा। अगर हम इसी के साथ साथ कहें ए बी जो इसकी साइड है ये भी बराबर है डीई के, बात समझते रहना, ये वाली साइड इसके बराबर है, इसी के साथ बी सी बराबर हो जाए ई एफ के मेरे भाई, ये इसके बराबर हो जाए, और डी एफ अगर बराबर हो जाए ए सी के, ये वाली साइड देखिए इसके बराबर हो जाए, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। हम आपसे कहेंगे त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रेंट है त्रिभुज डी ई एफ के, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा मेरे भाई। बात आपके अगर समझ आई तो कहो आगे चलें, आगे की बात आपको समझाएं। तो हमें कितनी चाहिए, हमें 6 बीमा, 6 बीमा अगर बराबर हैं, ठीक है, क्या है बराबर, अगर बराबर हैं तो त्रिभुज कॉन्ग्रेंट होंगे। क्लियर है। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन उठता है, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है, क्या सर 4 बीमा अगर बराबर हो जाए तो, 5 हो जाए तो, 3 हो जाए तो, 2 हो जाए तो देखो अगर 4 से 3 तक मतलब 4 हो जाए, 5 हो जाए और 3 हो जाए तो त्रिभुज हमारे क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, सर्वांगसम होंगे। 4 से कहां तक, 3 तक, 5 से 3 तक, 5 4 3, अगर इतनी है हमारी बीमाएं बराबर हो रही हैं तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। पर अगर 2 बीमा बराबर हैं तो हम त्रिभुज सर्वांगसम नहीं कह सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। और अगर एक बार त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो 6 की 6 बीमा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगी। क्लियर हो गई बात। अब देखो अगर हमें किसी क्वेश्चन में 6 की 6 बीमा बराबर दे दी तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब तो बच्चा भी देख के बता देगा कि 6 चीजें बराबर हैं तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा, तो बच्चा भी देखेगा और बता देगा। इट मीन्स कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई मेरे भाई। तो अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी की तरफ। यहाँ पे हम आपसे कहते हैं पॉइंट नंबर 1 की बात कर रहे हैं। अब हम आपसे पॉइंट नंबर 1 की बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है मेरे भाई, एस ए एस, साइड एंगल और साइड। थोड़ा सा ध्यान देना मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान देना कि एंगल को हमने बीच में लिखा है। ठीक है, एंगल को हमने बीच में लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है ये चीज आगे हम अभी जान जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसको मान लिया डी ई एफ। अगर एक साइड, साइड मान लो ए बी, ए बी बराबर है किसके मेरे भाई, डी ई के। ठीक है ना, किन्हीं दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं, हमेशा कॉन्ग्रुएंसी दो त्रिभुज में लगेंगी। ठीक है, तो दो त्रिभुज में ए बी बराबर डी ई के, और एंगल बी बराबर हो जाए एंगल ई के मेरे भाई, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाए। इसी के साथ साथ, इसी के साथ साथ ई जो है, एंगल नहीं सॉरी साइड, साइड बी सी, साइड बी सी मेरे भाई बराबर हो जाए ई एफ के। तो त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के साथ। और जैसे ही कॉन्ग्रेंट होगा तो इसकी वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर थी, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। हमने कहा कि कॉन्ग्रेंट होते ही 6 की 6 बीमाएं बराबर हो जाएंगी, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको आखिरी में एक और स्पेशल चीज बताऊंगा। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, ऐसे ऐसे ट्रायंगल क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। ये जो हमारा सिंबल है, अगर इस तरीके से कभी पेपर में सिंबल लगा हो तो इसे कॉन्ग्रुएंसी का या सर्वांगसमता का सिंबल बोलते हैं।
ठीक है, मैं ये मान के चलता हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता, तो बिल्कुल जीरो से ये चीज आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या कहा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। किन्हीं दो त्रिभुज की, किन्हीं दो त्रिभुज की, किन्हीं दो त्रिभुज की दो भुजा तथा उनके बीच का कोण, तथा उनके बीच का कोण बराबर है अगर, तो जो त्रिभुज होगा ना मेरे भाई, वो होगा, तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ये बात आई होप कि आपके क्लियर हो गई होगी। किसी को अगर नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलते हैं आगे, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा। हमने क्या कहा कि बीच वाला एंगल होना चाहिए, जैसे ये वाली इसके साइड इक्वल है, ये वाली इसके साइड इक्वल है, तो बीच वाला एंगल क्यों होना चाहिए, इस बात पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। अगर सपोज कर लीजिए ये वाला एंगल ना होके ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, ऐसा मान लेते हैं, तो एक बात समझो कि ये वाला मान लो 30 डिग्री का एंगल है, तो ये भी 30 डिग्री का होगा, होगा। ठीक है ना यहाँ तक मेरी बात। और मेरे भाई अगर ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और ये साइड आपने पहले से इक्वल मान रखी है कि ये साइड इसके इक्वल है, समझते रहना मेरी बात, तो क्या गारंटी है कि ये साइड इसके इक्वल होगी? इसकी तो कोई गारंटी ही नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 30 डिग्री का एक एंगल ऐसे करके बनाऊं, ठीक है, तो मैं ये लाइन यहां से भी तो खींच सकता हूँ, इस लाइन को यहां से भी तो खींच सकता हूँ। मेरी बात समझना मेरे भाई ध्यान से, ये लाइन यहां से भी तो खींच सकता हूँ, समझ रहे हो ना बात? यहां से भी तो खींच सकता हूँ ये वाली लाइन, और यहां से भी खींच सकता हूँ। तो इसका मतलब कि अगर मेरे को फिक्स करना पड़ेगा, तो मैं क्या फिक्स करूंगा? मैं ये फिक्स करूंगा कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जब बराबर होगी, ठीक है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर हो, और ये वाली लाइन जो है मेरे भाई ये इस वाली लाइन के बराबर हो, तो इसके सामने वाली लाइन तो फिर ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। पर जब आपकी कंडीशन में, एक बार समझना ध्यान से, जब आपकी कंडीशन में कि आप कहें कि बीच वाला एंगल ही क्यों लिया, तो उसको फिर से एक बार मैं समझाता हूँ। ये वाली लाइन तो इसके बराबर है, और ये वाली हम इसके बराबर मानी, पर क्या हम इस वाली को प्रूफ कर पाएंगे इसके बराबर? कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, तभी हमें बीच वाला एंगल लेना जरूरी है। क्लियर है बात दोस्तों? तो चलते हैं अब अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है मेरे भाई? पॉइंट नंबर 2 बोलता है ए ए एस, एंगल, एंगल और साइड, एंगल एंगल साइड। तो मेरे भाई बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, इस बार साइड मैंने लास्ट में लिखा है, उसके पीछे एक पर्पस है, एक रीजन है, वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। चलिए आगे की बात को समझते हैं कि एंगल एंगल साइड वाला क्या प्रॉपर्टी है। इसका नाम रख दिया ए बी सी डी ई और एफ मेरे भाई, ठीक है ना यहाँ तक? अब अगर मैं आपसे कहूं एंगल ए बराबर डी के, एंगल ए जो है वो बराबर हो जाए एंगल डी के, क्लियर है बात? और एंगल बी बराबर हो जाए एंगल ई के, और एंगल बी बराबर हो जाए एंगल ई के। यहां तक आई होप कि क्लियर हुआ होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं साइड बराबर हो जाए ए सी और डी ई, ए सी और डी ई, तो दो एंगल हो गए और एक साइड हो गई। अगर ये बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के, और सर्वांगसम होते ही छह की छह विमाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। क्लियर है बात मेरे भाई? अब एक बात आप समझो कि हमने यहाँ पे साइड अलग ले ली, या साइड कोई सी भी ले ली, बीच वाली क्यों नहीं ली? कोई सी भी ले सकते हैं इसमें साइड,
तो बहुत ध्यान से समझना, अगर दो एंगल इक्वल हैं, मान लो ये दो एंगल इक्वल हैं, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, अगर ये दो एंगल इक्वल है और ये x है और ये y है, तो ये भी x होगा और ये भी y होगा कि नहीं होगा अगर इक्वल है। और ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 180 डिग्री माइनस x प्लस वाई। और सेम चीज मेरे भाई यहाँ पे भी आएगी 180 डिग्री माइनस x प्लस वाई। अब जब ये साइड इस वाली साइड के इक्वल हो गई तो बाकी की बची साइडें ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। अब मेरी बात आपके समझ आ गई होगी कि क्यों हमने कोई सी भी साइड ले ली, क्यों हमने कोई सी भी साइड इसमें ले ली। क्लियर है बात? तो हमने आपको क्या बताया, किन्हीं दो त्रिभुज किन्हीं दो त्रिभुज के दो कोण और कोई भी एक भुजा बराबर है अगर, तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। बात आपके समझ आ गई होगी। कोई कोण, ठीक है, और कोई भी एक भुजा अगर बराबर हो जाए तो त्रिभुज आपस में मेरे भाई सर्वांगसम हो जाएंगे। आई होप कि ये बात आपके समझ आ गई होगी। क्लियर है मेरे दोस्तों? तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखिए पॉइंट नंबर 3। दोस्तों पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर 3 है एस एस एस, साइड साइड और साइड। पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों साइड साइड और साइड। तो त्रिभुज का नाम रख दिया ए बी सी डी ई एफ, और बोल रहा है कि तीन साइड्स की हमसे बात कर रहा है। तो मान लो ए बी बराबर हो जाए डी ई के, ए सी बराबर हो जाए डी एफ के, और बी सी बराबर हो जाए ई एफ के। ए बी बराबर हो जाए डी ई के मेरे भाई, और बी सी बराबर हो जाए ई एफ के साथ ही साथ ए सी बराबर हो जाए डी एफ के। तो जो त्रिभुज होगा ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के, सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है क्या? किन्हीं किन्हीं दो दो त्रिभुज की तीनों साइड अगर बराबर है, इक्वल है, तो त्रिभुज अगर बराबर है तो त्रिभुज क्या होते हैं मेरे भाई? सर्वांग सम होते हैं। बात आपके समझ आई कि अगर तीनों साइड बराबर हो जाएं तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अगर तीनों साइड बराबर हो जाएं तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। क्लियर हो गई बात? समझ में आ रहा है पूरी तरीके से ये चीज आपके? अब यहाँ पे क्वेश्चन एक उठता है, ये क्या सर अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो त्रिभुज सर्वांगसम हो रहे हैं, तो क्या तीनों एंगल के, मैंने क्वेश्चन पूछा, तीनों एंगल के इक्वल होने से त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? तीनों एंगल के इक्वल होने से क्या सर त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? तीनों साइड के इक्वल होने से तो आप कह रहे हैं, तो तीनों एंगल के होने से क्या त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? तो मेरा आंसर है यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी क्या सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। बताइए आप क्या होगा कि नहीं होगा, कमेंट करिए, अभी बताइए।
मेरा आंसर ये है कि नहीं होगा। मेरा आंसर ये है कि नहीं होगा। अगर तीनों साइड इक्वल है तो सर्वांग सम होगा, पर तीनों एंगल इक्वल होने पे त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आइए इसको समझते हैं। अब मान लीजिए कि जब तीनों साइड इक्वल थी और तीनों एंगल इक्वल थे, दो केस बने। साइड इक्वल थी तो होगा, ये तो एक सिंपल सी बात है, आप समझ के होंगे। अगर ये वाली साइड इसके बराबर है, क्योंकि मैं ये चीज, मैं आखिरी में भी एक चीज एक्सप्लेन करूंगा तो ये चीज आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों बोला कि तीनों साइड बराबर होने पे त्रिभुज सर्वांगसम होगा। आखिरी की एक बात से सारे इसकी सर्वांगसमता की चीजें प्रूफ हो जाएंगी। अब इस एंगल को मान लीजिए 30 डिग्री, इस एंगल को मान लीजिए 40 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। अगर ये सर्वांगसम है तो ये 30, 40, 110 होंगे। ये तो बात 100% सत्य है। ये तो बात 100% सत्य है कि अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, 40 है तो ये भी 40 और 110 है तो 110 होगा मेरे भाई। पर क्या, पर क्या, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल लेता हूँ, ये लीजिए, समझते रहे ना। अब ये 30 एंगल है और इसका भी अगर ये 30 एंगल होगा तो ये इसका भी 40 एंगल हुआ तो, और ये इसका भी 110 एंगल हुआ तो क्या अब ये त्रिभुज सर्वांगसम लग रहे हैं आपको, नहीं लग रहे हैं। सभी अंक तो समान लग नहीं रहे हैं, हमने कहा था सभी अंक समान होने चाहिए, इसकी लंबाई अलग और इसकी लंबाई अलग लग रही है। तो एंगल इक्वल होने से लेंथ इक्वल हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एंगल इक्वल होने से लेंथ इक्वल हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन लेंथ इक्वल होने से एंगल इक्वल हो जाएगा, इसकी गारंटी है। वो चीज हम आगे समझेंगे। हमने क्या कहा कि एंगल इक्वल होने से लेंथ इक्वल हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर मेरी बात ध्यान से समझना, एंगल इक्वल होने से लेंथ इक्वल हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन लेंथ इक्वल होने से एंगल इक्वल हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। इसलिए ए ए सर्वांग समता की प्रॉपर्टी नहीं होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात कर रहे हैं आपसे। पॉइंट 4, ठीक है। अब पॉइंट 4 क्या है, पॉइंट 4 है आर एच एस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। राइट एंगल, हाइपोटेनस कर्ण और साइड, साइड कोई भी ले लो, भुजा, मतलब राइट एंगल होना चाहिए, कर्ण अगर इक्वल है और साइड इक्वल है। ठीक है, राइट एंगल है, कर्ण है और साइड इक्वल है, तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत होगी, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल अपना लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही मेरे भाई, क्लियर हो रहा होगा आई होप आपके पूरी तरीके से। ठीक है, मैं चाहता तो मैं इसको 5 मिनट में भी खत्म कर सकता था कॉन्ग्रुएंसी को, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी त्रिभुज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए इसीलिए हमने कॉन्ग्रुएंसी पे ज़्यादा डिटेल में बात करी है, और मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी की 2 से 3 वीडियो पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको पूरी तरीके से कॉन्ग्रुएंसी मेरे भाई क्लियर हो। अब ये दो त्रिभुज हैं, ठीक है, ये है ए, ये है बी और ये है सी, ये है डी, ये है ई और ये है एफ मेरे भाई। बोल क्या रहा है, राइट एंगल, तो एक देखो ये राइट एंगल हुआ तो समकोण होना चाहिए, मतलब एंगल बी बराबर एंगल ई बराबर 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, नहीं पता है तो ये बात आप याद रखें, 90 डिग्री के सामने होता है क्या मेरे भाई, कर्ण। तो बोल रहा है हाइपोटेनस अगर बराबर है AC बराबर DF जो कि कर्ण है, और कोई सी भी साइड ले लो, कोई सी भी मैं साइड मान लूं, ये मान लूं BC बराबर EF के, तो जो त्रिभुज ABC है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF से, तो सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF से। क्या बात समझाई आपको, बात समझाई, राइट एंगल सॉरी
किन्हीं दो राइट एंगल ट्राइंगल की किन्हीं दो राइट एंगल ट्राइंगल के या का कर्ण एक साइड और समकोण बराबर हैं तो त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम होगा। तो त्रिभुज सर्वांग सम होगा मेरे भाई। राइट एंगल होना चाहिए, साइड होनी चाहिए, ठीक है, और साइड होनी चाहिए, हाइपोटेनस होना चाहिए, साइड होना चाहिए, और राइट एंगल अगर बराबर हैं तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। और सर्वांगसम होते ही सभी अंग आपस में समान हो जाएंगे, सारे एंगल भी समान हो जाएंगे और सारे कोण भी और सारी भुजा भी आपस में समान हो जाएंगी। तो ये तो त्रिभुज की चार प्रॉपर्टी के बारे में हमने जाना। क्लियर है बात? अब मैं इन चारों प्रॉपर्टी को एक संग प्रूफ कर दूंगा। पहले मैं इन चारों प्रॉपर्टी को लिखूंगा मेरे भाई, इसके बाद में मैं इन चारों प्रॉपर्टी को एक संग प्रूफ कर दूंगा, क्योंकि मेरा सिर्फ एक स्टेटमेंट होगा जो चीज बहुत अच्छे से आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी इसको समझने के लिए। सिर्फ मैं एक स्टेटमेंट से ये चीज आपको समझा दूंगा, ठीक है मेरे भाई? क्लियर है? तो बस ये चीज आपको ध्यान से समझना होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर आप मेरी बात समझ गए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो चारों प्रॉपर्टी को मैंने लिखा। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? पहली प्रॉपर्टी थी एस ए एस। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी मेरे भाई? तो दूसरी प्रॉपर्टी थी ए ए एस, यही तो थी ना? और तीसरी प्रॉपर्टी थी, ये दूसरी है, तीसरी प्रॉपर्टी थी एस एस एस, और चौथी प्रॉपर्टी थी मेरे भाई वो थी आर एच एस। क्लियर है ना? यहाँ तक चार प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। अब देखिए मैं आपको सर्वांग समता बहुत इजी वे में समझाने जा रहा हूँ। ये दो ट्रायंगल है मान लीजिए, ठीक है, हमने दो ट्रायंगल बनाए, ये दो ट्रायंगल हैं और इनका हमने कुछ नाम रख दिया। इसका नाम रख दिया ए बी सी, और इसका नाम रख दिया हमने डी ई एफ। अगर हम इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रखें तो ये दूसरा वाला ट्रायंगल पूरी तरीके से छुप जाना चाहिए। अगर इस ट्रायंगल को उठा के देखो, ये जो डी एफ ट्रायंगल था इसे इसके ऊपर रखें तो दूसरा ट्रायंगल पूरी तरीके से छुप जाना चाहिए। और अगर छुप गया, पूरी तरीके से ढक गया, सुपर इम्पोज हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल 100% क्या है? सर्वांगसम है। ये दोनों ट्रायंगल 100% क्या है? सर्वांगसम हैं। और मेरे भाई अगर ये सर्वांगसम होंगे और ये इसे छुपा रहा होगा, खुद सोचो, ये इसके ऊपर मैं रखा हुआ इसे छुपा रहा होगा और ये सर्वांगसम होगा, तो आप खुद देख सकते हो कि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी ही होगी, ठीक है, ये वाली साइड उस वाले ट्रायंगल के इक्वल होगी तभी छुपा पाएगी, वाली साइड नीचे वाले ट्रायंगल के इक्वल होगी तभी छुपा पाएगी, और ये वाली साइड उसके नीचे जो ट्रायंगल है उसके साइड के इक्वल होगी तो ही छुपा पाएगी। और ये एंगल भी सेम मेरे भाई होंगे तभी छुपा पाएंगे, अदरवाइज छुपाने का कोई और चांस नहीं है। तो इसलिए हमने क्या बोला, ये चारों प्रॉपर्टी को हमने कहा था प्रूफ करेंगे, तो मैंने इसको प्रूफ कर दिया। ये चारों प्रॉपर्टी जो है वो किस तरीके से त्रिभुज को सर्वांगसम करती हैं। क्या आपको समझाया कि अगर ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल पर, देखो जैसे ही मैंने सुपर इम्पोज करा तो वो देखो अपने आप इक्वल कर रहा है इसको, देखो सुपर इम्पोज करते ही ये इक्वल हो जाएगा, हो गया ना मेरे भाई? और जैसे इक्वल हो गया तो सारी साइडें ऑटोमेटिकली बराबर होंगी। अगर ये चीज भी आपको नहीं समझ में आती है तो मैं आपको एक चीज सिंपल सी बात समझा देता हूँ। ये मैंने एक लाइन ली और एक मैंने दूसरी लाइन ली जो कि इसके बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ अगर ये लाइन मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये लाइन इस वाली लाइन के ऊपर मैं रख दूं और पीछे वाली लाइन छुप रही है, पीछे वाली लाइन पूरी तरीके से छुप रही है, ठीक है, पीछे वाली लाइन पूरी तरीके से छुप रही है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। पर कंडीशन ये भी है, मेरी बात समझना ध्यान से, पर कंडीशन ये भी है, वाली लाइन कहाँ गई यार? वाली लाइन उसी के ऊपर ग्रुप हो गई है।
चलो मैं दूसरी लाइन एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, उससे आपको समझा दूंगा। ठीक है, वो उसके ऊपर ही ग्रुप हो गई है लाइन, तो ये दिक्कत देगी हमें समझाने में। मैं एक आपसे क्या कर रहा हूँ, एक ट्रायंगल बन एक लाइन खींच ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, आप समझिए मेरी बात। मैंने एक लाइन खींची यहाँ से यहाँ तक, और सेम एक दूसरी लाइन खींची, फिर समझा रहा हूँ ये बात आपको। देखो, हर चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। फिर ये दूसरी लाइन खींची यहाँ से यहाँ तक, और अगर ये मैं उठा के इसके ऊपर रख दूँ और ये इसे छुपा दे, अगर ये इसे छुपा दे तो जाहिर सी बात है इनकी दोनों की लंबाई बराबर होगी मेरे भाई। और सेम कंडीशन इस वाली लाइन को उठा के रखने पे भी होनी चाहिए। अब देखो, ये इसे भी छुपा रही है, तो दोनों की हाइट बराबर होगी या लेंथ बराबर होगी, और लेंथ अगर बराबर होगी तो ये सर्वांगसम होंगे, इनके अंग समान होंगे। सेम चीज यहाँ पे था ट्रायंगल में कि अगर इसे उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो ये सर्वांगसम होंगे, तो ये वाला भी उठा के रखने पे होना चाहिए। देखो, छुप रहा है तो ये सर्वांगसम होगा मेरे भाई। तो आई होप कि ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी, सर्वांग क्षमता क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो सर्वांग क्षमता के पार्ट 2 में। क्लियर है मेरे भाई? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, बहुत ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए। लाइक क्यों नहीं करते आप लोग? वीडियो को लाइक करिए, सभी वीडियो को। और अगर किसी चीज़ में डाउट है तो कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।